आज का पहला आर्टिकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, 5 जज बेंच जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की उसने वर्डिक्ट दिया था कि इसकी कमेटी में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेगी, उसकी कमेटी में सीजेआई, पीएम और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। मगर क्या हुआ, रिसेंटली अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में बिल लाकर सीजेआई की पोजीशन को रिमूव कर दिया है उस कमेटी में। मतलब सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट को उलट दिया है और वहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर की पोजीशन रख दी है सीजेआई की जगह, और ये कैबिनेट मिनिस्टर पीएम की विल से काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अगेन डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी वो होती हैं जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस अथॉरिटी के बारे में बताया गया। ऑटोनॉमस इसलिए कि इसका फंक्शन ऑटोनॉमस है, ये किसी भी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात बताई गई है। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कौन कौन से इलेक्शन इसके द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते हैं। पहला इलेक्शन लोकसभा के इलेक्शन होते हैं जिससे एमपीज़ चूज़ होते हैं। दूसरा इलेक्शन राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, इससे भी एमपी चूज़ होते हैं पर्टिकुलर स्टेट से। और लेजिस्लेटिव असेंबली के, प्रेसिडेंट के एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। अब हमेशा याद रखना, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। ठीक है, आप पंचायत और म्यूनसिपैलिटी में कभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इंटरफेरेंस नहीं देखेंगे। आगे देखते हैं, आगे यही बात बताई गई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक जिक्र है और पार्ट 15 में इसके बारे में बताया गया। ये पार्ट हमें याद होना चाहिए और आर्टिकल भी हमें याद होना चाहिए कि किस आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पावर, फंक्शन, टेन्योर, एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है। आप यहाँ पर एक बात जान लीजिए, बहुत ध्यान से जान लीजिए कि आप डे टू डे कोई भी चीज़ को लर्न कर सकते हैं, मगर एकदम कोई चीज़ लर्न नहीं की जा सकती। आप अगर कोई वीडियो देख के आपको कोई बहका रहा है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको डिस्कस नहीं करेंगे, तो आप बहकिए मत, आप उसको रिवीजन करिए। अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो आपको याद नहीं होगी। ये मैं 100% श्योर हूँ, 100 नहीं 200% श्योर हूँ कि आप अगर चाहते हैं कि एक जगह से नोट कर लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में और फिर हम उसे लास्ट में बिल्कुल पढ़ेंगे एग्ज़ाम टाइम में, तो कभी भी आप उसका क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपसे 200% श्योर बात कह रहा हूँ। आगे चलते हैं, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि पावर, फंक्शन, टेन्योर, एलिजिबिलिटी क्या होगी। उसके बाद एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जिक्र है और इलेक्शन कमीशन का जिक्र नहीं है। जैसा कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, इलेक्शन कमिश्नर बाद को गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए थे 2 इलेक्शन कमीशनर, देन फिर से उन्हें हटा दिया गया था। देन 1993 में फिर से 2 इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया था। तो इस तरह से 3 मेंबर बॉडी ये हो गई थी। इनको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, ये तो आप ऑब्वियस सी बात है, जानते होंगे, प्रेसिडेंट के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे किस बारे में बात बताई गई है। टेन्योर हम जानते हैं ये 6 ईयर और 65 ईयर होता है। मतलब आप या तो 6 ईयर करेंगे और अगर आपने 6 ईयर कंप्लीट कर लिए, कंप्लीट नहीं मतलब आपके 65 ईयर एज पहले आ गई तो 6 ईयर नहीं देखे जाएंगे, 65 ईयर एज देखी जाएगी। यही बात यहाँ पर बताई गई है। और ये इसका टेन्योर फिक्स होता है। फिक्स किस लिए होता है, आप अक्सर पढ़ेंगे टेन्योर फिक्स किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी जब पढ़ेंगे आप तो आपको बताया जाएगा कि इसका टेन्योर फिक्स है। उसके पीछे रीज़न ये होता है फिक्स करने के पीछे कि आपके टेन्योर को कोई भी मिनिमाइज़ नहीं कर सकता। जब मिनिमाइज़ नहीं कर सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमाइज़ नहीं कर सकती, तो उस केस में क्या होता है कि आप जो है निर्भीक होकर, बिना डरे, कोई फियर के बगैर आप अच्छे से काम कर पाते हैं। इसलिए टेन्योर को फिक्स रखा जाता है। अब स्टेटस और सैलरी देख लीजिए। इसको जो स्टेटस और सैलरी प्राप्त होती है, स्टेटस एंड सैलरी जो प्राप्त होती है वो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बराबर होती है। मतलब इसका स्टेटस और सैलरी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बराबर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। ये रट्टू तोते वाले क्वेश्चन कम पूछता है इस तरह से, कौन अपॉइंट करता है ये भी कम क्वेश्चन पूछता है। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा।
जिसमें एक लॉजिक दिखता हो। अब आगे हम देखते हैं रिमूवेबल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो रिमूव किया जाता है, इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जाता है, वो रिमूव करने के लिए सेम प्रोसेस है एज अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस का। जैसे जजेस रिमूव होते हैं वैसे ही क्या होता है, ये भी रिमूव होते हैं। अभी मैं इसका रिमूवल का प्रोसेस आपको पूरा बताता हूँ। अगला पॉइंट देख लेते हैं। 3 मेंबर होते हैं और तीनों मेंबर का इक्वल स्टेटस होता है। मतलब कहीं वोट हो रहा है, किसी टॉपिक पर वोट हो रहा है कि चुनाव J&K में कराना है नहीं कराना है, तो तीनों का इक्वल से होगा। इक्वल से का क्या मतलब है, आप भी उतना ही वोट होगा, आपका भी उतना ही वोट होगा, आपका भी उतना ही वोट होगा। अगर कोई भी आदमी अपनी डिसेंट पेश करता है, डिसेंट देता है, तो वो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन में ली जाएगी कि आपने क्या बोला था। ठीक है, अब रिमूवल का प्रोसेस देख लेते हैं। इनके रिमूवल जो होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी पे होता है। ये 2 ग्राउंड होते हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, और यही ग्राउंड पे पार्लियामेंट में बिल लाया जाता है कि कैसे इसको रिमूव करना। तो हम इसका रिमूवेबल प्रोसेस एक बार देख लेते हैं। देखिए रिमूवेबल में क्या होता है, इसमें लोकसभा से 100 मेंबर अपना स्पीकर को एक सजेशन देते हैं कि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना चाहिए। जो 100 मेंबर जब स्पीकर को देते हैं तो ये क्या करता है, स्पीकर 3 मेंबर कमेटी बनाता है। देखो एक तरीका ये हो गया। या फिर 50 मेंबर राज्यसभा से चेयरमैन को देते हैं, तब चेयरमैन 3 मेंबर कमेटी बनाता। तो दोनों केस में आप देखिए, अगर आप लोकसभा में रिमूवेबल प्रोसेस देख रहे हैं तो 100 मेंबर स्पीकर को देंगे रिमूवल का प्रोसेस, और अगर आप राज्यसभा देख रहे हैं तो राज्यसभा में 50 मेंबर जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चेयरमैन को सजेशन देंगे या फिर हलफनामा देंगे या फिर डॉक्यूमेंट देंगे कि आप इसको रिमूव करिए। तो 3 मेंबर कमेटी इनके द्वारा बनाई जाती है। ये 3 मेंबर कमेटी जो होती है यही अक्सर डिसाइड करती है कि जो इन्होंने इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर किया है ये सही है या नहीं है। अगर ये 3 मेंबर कमेटी कह देती है यस ये मिसबिहेवियर था इनका, तो इनको क्या होता है, रिमूव कर दिया जाता है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। अभी भी आपको नहीं समझ में आया होगा स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है। स्पेशल मेजॉरिटी होती है मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग और मोर देन 50 मेंबर टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब आप देख लीजिए, मान लीजिए लोकसभा में 500 की स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ है, तो लोकसभा में जो है 50% स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चाहिए, 50% 250 + 1 251 से, और प्रेजेंट एंड वोटिंग मान लो प्रेजेंट कितने हैं, प्रेजेंट मान लो 400 है, तो 400 का 2/3 चाहिए। तो आप ये चीज़ देखिए, अगर कहीं पर लोकसभा में जब स्पेशल मेजॉरिटी से बिल लाया जाता है तो वहाँ पर 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए, जितने प्रेजेंट है उसका 2/3 चाहिए, और जितनी स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ का 50% चाहिए। अब यहाँ पर ये चीज़ देखो, उस स्ट्रेंथ का 50%। ये दोनों बिल लोकसभा में भी पास होना चाहिए, राज्यसभा में भी पास होना चाहिए, और पास होने के बाद प्रेसिडेंट की एसेंट को जाते हैं, प्रेसिडेंट अपनी एसेंट दे देता है, देन ये जो है रिमूव कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने की है। इलेक्शन कमिश्नर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एडवाइस से रिमूव किए जाते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस के रिमूवल के इक्वल है, कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस रिमूव होते हैं उसी तरह से हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिमूव होता है। तो मैं एक बार तेजी से रिपीट कर देता हूँ। आपको अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को रिमूव करना है तो उसके लिए 100 मेंबर चाहिए लोकसभा में, और स्पीकर को ये सजेशन दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट दिया, स्पीकर क्या करेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए 3 मेंबर कमेटी बिठाएगा, और उसको 3 मेंबर कमेटी क्लियर करेगी कि इसने अगर मिसबिहेवियर किया है और इनकैपेसिटी दिखाई है तो ये स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा। स्पेशल मेजॉरिटी मैंने आपको बता दी 500 स्ट्रेंथ है, तो 50% +
2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, अगर प्रेजेंट 400 है तो ये होगा। और दूसरा प्रोसेस क्या है, और करके दूसरा प्रोसेस ये है 50 मेंबर ऑफ राज्यसभा, 50 मेंबर ऑफ राज्यसभा के क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट देंगे चेयरमैन को। चेयरमैन क्या करेगा कि 3 मेंबर कमेटी बनाएगा। 3 मेंबर कमेटी अगर यस कह देगी तो स्पेशल मेजॉरिटी से राज्यसभा और लोकसभा में बिल पास होगा, और जैसे ही बिल पास होगा उस समय इसको रिमूव कर दिया जाएगा। आप एक चीज़ यहाँ पर और जान लीजिए कि ये 3 मेंबर जो ये चेयरमैन और स्पीकर होते हैं, इनकी विल भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी चेयरमैन कह देता है नो, इसकी ज़रूरत नहीं है, और उनके ऊपर जो आपके चार्जेस लगाए हैं वो गलत है, तो ये भी यहाँ पर एक वार का कारण बन जाता है, यहाँ पर भी दीवार खिंच जाती है। तो हमने यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल की प्रोसेस जानी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दिक्कत है तो आप इसे रिपीट करके सुनिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं इसे अलग से सजेस्ट करता हूँ। ठीक है, अगला क्या है, मधुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में। मधुमलाई टाइगर रिजर्व में क्या हुआ है कि एनिमल की वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पर फैमिलीज़ को नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिलोकेशन हो रहा है। तो मधुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में हम जान लेते हैं। मधुमलाई टाइगर रिजर्व जो है वो ट्राई जंक्शन पे है। मधुमलाई टाइगर रिजर्व हमारे ट्राई जंक्शन पे, इसके नॉर्थ में देखो कर्नाटका पड़ जाता, इसके वेस्ट में केरला पड़ जाता, और इसके साउथ में तमिलनाडु पड़ जाता। तो आगे हम देखते हैं मधुमलाई टाइगर रिजर्व। देखो मधुमलाई टाइगर रिजर्व पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हमारे यूनेस्को के द्वारा फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे रिकॉग्नाइज किया गया। अब इसका जो हमारा मधुमलाई टाइगर रिजर्व है, हम इसका देख लेते हैं बॉर्डर किससे मिलता है। देखो बॉर्डर वयानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये केरला में है वेस्ट में, मतलब यहाँ पर वयानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आप इसे हल्के में मत लेना, ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के द्वारा और बहुत टफ क्वेश्चन था। बंदीपुर नेशनल पार्क नॉर्थ में है जो कर्नाटका में है, और मुकुर्ती नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क साउथ में है। तो हमने यहाँ पर मधुमलाई टाइगर रिजर्व की लोकेशन के बारे में जाना कि कैसे मधुमलाई टाइगर रिजर्व ट्राई जंक्शन बनाता है। अब स्टालिन ने क्या किया है, ये चीज़ आप जान लो। स्टालिन ने रिसेंटली क्या किया है, स्टालिन ने कहा है कि एजुकेशन को बैक टू स्टेट लिस्ट में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है ये देख लेते हैं। क्या हुआ, 1976 में 42nd अमेंडमेंट आया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। अब इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड और वेट एंड मेजर्स, ये कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए गए। स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए गए। अब आपको यहाँ समझना है कि कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए गए तो कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसा क्या गुनाह हो गया, कुछ गुनाह नहीं हुआ। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या करता है, सेंटर का लॉ प्रिवेल करता है। मान लो स्टेट फॉरेस्ट ने, फॉरेस्ट से रिलेटेड स्टेट ने लॉ बनाया, कोई लॉ बना दिया, तो वो लॉ बना दिया, स्टेट ने नहीं बनाया, चल रहा। मगर जैसे ही फॉरेस्ट से रिलेटेड सेंट्रल लॉ कोई बना देगी तो वो प्रिवेल कर जाएगा स्टेट के लॉ पर। अब स्टेट का लॉ ख़त्म हो जाएगा, अब सेंट्रल। ये नीट एग्ज़ाम में जो क्राइसिस हुआ है एजुकेशन से रिलेटेड, उसी को लेकर बात हो रही है कि कैसे स्टालिन ये कहना चाह रहे हैं, सीएम हैं तमिलनाडु के, ये कहना चाह रहा है एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में ले जाना चाहिए और स्टेट में हम दोबारा से इस पर क्या है लॉ बना सकें एजुकेशन पर। और नीट जो है हम अपना ऑर्गेनाइज कराएं, नीट से रिलेटेड टॉपिक्स हम डालें जो सेंटर अभी डिसाइड करती। आप और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लीजिए, उसको नोट कर लेना, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहने के पीछे रीज़न है क्योंकि बहुत सारा तब्दीली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इस एक्ट के थ्रू लाई गई थी, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगला आर्टिकल देख लेते हैं, हिमाचल से रिलेटेड है। हिमाचल में क्या हुआ है, रिसेंटली लैंडस्लाइड हुई है, लैंडस्लाइड हुई है, अप्रॉक्स 50 लोग जो है डेथ हो गई है, और ये टोरेंशियल रेन क्लाउड बस्ट की वजह से हुआ है। तो हम पहले हिमाचल का बॉर्डर देख लेते हैं, किस किस से बॉर्डर मिलता है। आप हिमाचल का अगर बॉर्डर देखेंगे तो नॉर्थ में J&K से मिलता है। J&K ये पुराना है, अगर आप इसका मैप बनाएंगे तो ये ऐसे आएगा,
तो यहाँ पर JNK पड़ेगा और ये पड़ेगा लद्दाख, ठीक है, लद्दाख जिसकी राजधानी लेह है। तो दो तो ये हो गए, फिर पंजाब का बॉर्डर मिलेगा, ठीक है, फिर हरियाणा का मिलेगा, फिर उत्तर प्रदेश का मिलेगा, ये छोटा सा यहाँ मिलता है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, फिर उत्तराखंड का मिलेगा। ये बॉर्डर यहाँ पर मिलते हैं। चाइना का भी बॉर्डर यहाँ पर है, इंटरनेशनल बॉर्डर अगर पूछेगा तो यहाँ से एक सिपकीला पास भी जा रही है, बहुत इम्पोर्टेंट है, सिपकीला पास भी यहाँ से जा रही है। तो ये चीज़ आप यहाँ जान लीजिए। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइसिस आया है, लैंडस्लाइड्स हुई हैं, टोरेंशियल रेन हुई है, क्लाउड बस्ट हुआ है, ये सब वजह से बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ये ग्लोबल वार्मिंग जो वर्ड है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ रहा है। आप यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लीजिए कि चिनाब रिवर जो है वो भी देखो हिमाचल से निकली है। आप देखेंगे चिनाब ब्यास रिवर भी हिमाचल से निकली है, ठीक है। सतलज रिवर नहीं निकली, सतलज रिवर चाइना से होती हुई, हिमाचल से होती हुई जाके पाकिस्तान में जाकर मिलती है। तो चिनाब और ब्यास और रावी, ये तीन रिवर इम्पॉर्टेंट हैं, ये जो हिमाचल से निकली, चिनाब, रावी और ब्यास, ये रिवर तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये मैं लाल से कर देता हूँ, रावी, चिनाब और ब्यास, ये तीन रिवर जो हैं आपकी हिमाचल से निकली हैं, ठीक है। और चिनाब रिवर को दूसरा नाम चंद्रभागा रिवर भी है, चंद्रभागा क्या है? चंद्र एक रिवर है, एक भागा रिवर है, जब दोनों ये मिलती हैं तब चिनाब रिवर बनाती हैं, ठीक है, ये चीज़ रही। अगला आर्टिकल हम देखते हैं, एलजी ने क्या किया है, फेलिसिटेट्स आज़ाद हिंद फौज वेटेरन, मतलब आज़ाद हिंद फौज के एक वेटेरन हैं, उनको फेलिसिटेट किया गया है एलजी के द्वारा। तो हम देखते हैं आज़ाद हिंद फौज कब स्टेबलाइज हुई और किसके द्वारा बनाई गई थी, कैसे सुभाष चंद्र बोस को रास बिहारी बोस ने कमान दे दी, सिंगापुर में क्या हुआ, क्या ये चाहते थे लोग, ये सब हम देखते हैं। देखिए, आज़ाद हिंद फौज को एक इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ये स्टेबलाइज की गई मोहन सिंह के द्वारा 1942 में। आप ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है बेहद, आप बहुत जगह पढ़ेंगे कि आज़ाद हिंद फौज का जिक्र होगा किसी वेबसाइट पर, तो आपको डायरेक्ट सुभाष चंद्र बोस की बात की जाएगी, वो मोहन सिंह की बात नहीं करेगा। जबकि मोहन सिंह का कैरेक्टर या मोहन सिंह की जो अथॉरिटी है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज को स्टेबलाइज करने वाले ही मोहन सिंह थे। उसकी कमान 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस को दी गई थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दी गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा, मोहन सिंह के द्वारा नहीं दी गई, ठीक है। ये लोग जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चाहते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब मैं आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ क्या हुआ था कि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि हम जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस ले लेते हैं इनसे। कंप्लीट इंडिपेंडेंस अगर ले लेंगे तो इससे क्या होगा, वहाँ पर हम अच्छे से अपनी अथॉरिटी स्टेबलाइज कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्टेबलाइज कर सकते हैं और अपने लोगों के लिए लॉ खुद बना सकते हैं। मगर कांग्रेस का ये कहना था ये एकदम चीज़ें सब पॉसिबल नहीं हैं, हम धीरे धीरे इसको डोमिनियन स्टेट के थ्रू सॉल्व करेंगे। मगर हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ये चाहते थे कि ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस होना चाहिए और सेकेंड वर्ल्ड वार में इसका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारे इंडिया से बहुत सारे फौजी, बहुत सारे लोग बाहर भेज दिए गए थे विदाउट विल ऑफ इंडियन पॉलिटिशियन से पूछा भी नहीं गया कि आप के यहाँ से हम इतने ले जाते। तो गांधी जी ने ये कहा था ये सब आप कैसे कर सकते हो, ये इथिकल नहीं है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे कि इसका यूज़ करते हैं हम सेकेंड वर्ल्ड वार का और अपने आज़ादी हम यहीं पर ले लेते हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस ले लेते हैं रिवॉल्यूशन के थ्रू। मगर गांधी जी इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जापान जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, देन सिंगापुर जाते हैं और फिर आज़ाद हिंद फौज की कमांड ले लेते हैं। मैंने ये नहीं कहा आज़ाद हिंद फौज स्टेबलाइज करते हैं सुभाष चंद्र बोस, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कमांड ले लेते हैं, क्योंकि मोहन सिंह ने बनाई थी इंडियन नेशनल आर्मी।
अब 21 अक्टूबर को जो है इसका फॉर्मेशन डे मनाया जाता है, ये याद रख सकते हैं आप, 21 अक्टूबर को फॉर्मेशन डे मनाया जाता है। आगे देखते हैं हम। अब रास बिहारी बोस जो थे वो क्या हो गए थे, इंडिया से जापान चले गए थे और जापान में उन्होंने शादी भी कर ली थी, वहाँ एक क्लब भी बनाया था और वहीं पर रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज के अंडर काम किया था। अब यही बात यहाँ पर बताई गई है कि बैंकॉक में एक कॉन्फ्रेंस हुई 1942 में और उस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुआ कि रास बिहारी बोस को प्रेसिडेंट बना दिया जाए इंडियन नेशनल आर्मी का। तो इंडियन नेशनल आर्मी इनडायरेक्टली स्टार्ट हुई मोहन सिंह से, मगर रास बिहारी बोस को उसकी कमांड दे दी गई और उसमें डिसीजन वगैरह सब उनके द्वारा ही लिए गए। अब बोस ने क्या किया, 1941 में बर्लिन होते हुए सिंगापुर पहुंचकर 1943 में इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन कर लिया और हैंडेड ओवर कर दी गई सुभाष चंद्र बोस को एज आज़ाद हिंद सरकार। ये चीज़ इम्पोर्टेंट। अब आगे देखते हैं हम आगे क्या चीज़ बताई गई। आगे क्या है, जब 1943 में जापान जब वो पहुंच गए तो जापान में अनाउंस किया गया कि अंडमान और निकोबार की कमांड और एडमिनिस्ट्रेशन हम आज़ाद हिंद फौज को दे देते हैं। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। जापान ने क्या किया, अंडमान और निकोबार आइलैंड आज़ाद हिंद फौज को दे दिया गया। ये इसका मेन रीज़न था कि हीरोइक स्ट्रगल उन्होंने जो किया था उसको सराहते हुए जापान ने ये सब उनके लिए किया था। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि कैसे आज़ाद हिंद फौज को अंडमान और निकोबार दे दिया गया और उसको रीनेम सुभाष बोस के नाम पर अंडमान और निकोबार को रीनेम कर दिया गया। अभी रिसेंटली मोदी ने 2 या 1 साल हुआ है कि जब बहुत सारे आइलैंड का नाम बदलकर, जो रोज़ आइलैंड था उसका नाम बदलकर, बहुत सारे आइलैंड का नाम बदलकर इंडियन नेशनल आर्मी के जो कमांडर थे, जो लड़ने वाले सैनिक थे, हमारे वीर सैनिक थे, उनके नाम पर रखा गया। ठीक है। अब आईएनए में बहुत सारी ब्रिगेड्स बनाई गई, जो इम्पोर्टेंट ब्रिगेड जैसे गांधी के नाम पर, आज़ाद के नाम पर और नेहरू के नाम पर। रानी झांसी ब्रिगेड बहुत फेमस है क्योंकि ये एक्सक्लूसिव वुमेन फोर्स थी, इसमें कोई भी मैन का लिंकेज नहीं था, इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, रानी झांसी ब्रिगेड। अब 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष बोस ने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई ऑफ फ्री इंडिया एट सिंगापुर। प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या होती कि हम कहना चाहते हैं जो स्टेबलाइज्ड गवर्नमेंट है, कॉलोनियल गवर्नमेंट है, वो हमारे इंडिया की रियल गवर्नमेंट नहीं है। जो हम गवर्नमेंट स्टेबलाइज कर रहे हैं वही रियल है और हम आज़ादी के लिए अग्रसर हैं, अपनी चीज़ें खुद ही संभाल सकते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ये सब प्रोविजनल गवर्नमेंट के पर्पज़ होते हैं। वो शो करती है कि आप जो रिजीम चला रहे हो वो इलीगल है, उसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है, हम अपने इंडिया को खुद ही कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी 21 अक्टूबर 1943 को। इसमें एस.सी. मुखर्जी को फाइनेंस पोर्टफोलियो दिया गया, एम.ए. अय्यर को ब्रॉडकास्टिंग दिया गया और लक्ष्मी स्वामीनाथन वुमेन डिपार्टमेंट दिया गया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट, ये बिल्कुल रटा होना चाहिए कि किसे फाइनेंस पोर्टफोलियो मिला, किसे ब्रॉडकास्टिंग मिला और किसे वुमेन डिपार्टमेंट मिला। यहीं पर हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नारा दिया था जो आज भी इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ। तो ये मलाया पेनिनसुला जहाँ पर सिंगापुर स्थित है, वहाँ पर ये नारा दिया गया था। अब इन्होंने क्या किया, 1944 में अपना जो क्या कहते हैं हेडक्वार्टर था उसे रंगून शिफ्ट कर लिया और ये रंगून इतनी फेमस जगह थी, यही रंगून से ही सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को फादर ऑफ इंडिया कहा, फादर ऑफ नेशन कहा। देखो आप, फादर ऑफ नेशन इन्होंने ही कहा था फर्स्ट टाइम, फादर ऑफ नेशन फर्स्ट टाइम गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही कहा गया था। तो ये चीज़ यहाँ पर हमने देखी कि कैसे बर्मा में शिफ्ट हुए, उसके बाद कोहिमा और इम्फाल में भी इन्होंने एडवांस स्टेशन अपने स्टेबलाइज किए। तो ये आज़ाद हिंद फौज से रिलेटेड पूरा आर्टिकल था, कैसे मोहन सिंह से कमांड रास बिहारी बोस को मिली,
मोहन सिंह से कमांड रास बिहारी बोस को मिली और रास बिहारी बोस से सुभाष चंद्र बोस को मिली। तो ये चीज़ आप अच्छे से जान लीजिए, कोई भी आर्टिकल अगर डिस्कस किया जा रहा है तो उसके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे फ्री इनिशिएटिव के बारे में बताइए। हम रिसेंटली पॉलिटी का फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं, फिर इकॉनमी जो डे टू डे बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है उसका फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप हमारे यहाँ से बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू।